दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों 15 अगस्त आ ही गया है, बस एक दिन का समय बचा है। और तिरंगा हमारे गर्व का प्रतीक है, हमारे पहचान का प्रतीक है। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रध्वज उस राष्ट्र की पहचान को बताता है। तो आइए आज हम जानेंगे किस प्रकार भारतीय राष्ट्रध्वज अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा। एक झंडा एक राष्ट्र और उसके सिद्धांतों का एक एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इसे गौरव का प्रतीक माना जाता है और यह सर्वसम्मति से राष्ट्र की भावना और लोकाचार से जुड़ा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान स्वरूप में पहली बार 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया और यह अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा से कुछ दिन पहले की बात है। लेकिन तिरंगा इस वर्तमान स्वरूप तक कैसे पहुंचा? क्या इससे पहले अन्य झंडे थे? यदि हाँ, तो वे कैसे दिखते थे और उन्हें किसने डिजाइन किया था? वर्तमान तिरंगे रंग वाला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 1916 में मछलीपट्टनम के पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। हालांकि इस फ्लैग में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन इसके प्रारंभिक डिजाइन के लिए पिंगली वेंकैया को ही श्रेय दिया जाता है। लेकिन तिरंगे के अस्तित्व में आने से पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अन्य संस्करण भी थे। हमारे तिरंगे का विकास हमारे देश के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जुड़ा हुआ है। सिस्टर निवेदिता, या जिन्हें भारत में भगिनी निवेदिता के नाम से जाना जाता है, को अक्सर राष्ट्रीय ध्वज के पहले डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद की एक आयरिश शिष्य थी। इन्होंने 1904 में पीले और लाल रंग का उपयोग करके एक ध्वज डिजाइन किया था, जिसके बीच में वज्र था और ध्वज के दोनों ओर बंगाली में वंदे मातरम लिखा था। यहाँ लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था और वहीं पीला रंग विजय का प्रतीक था। वज्र भगवान इंद्र के हथियार का चित्रण था और ताकत का भी प्रतीक था। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अब प्रसिद्ध ग्रीस पार्क के रूप में जाने जाने वाला यह पार्क पहली बार जब भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, तो यह एक तिरंगा झंडा था, जिसमें ऊपर हरा रंग, बीच में पीला और नीचे लाल रंग की 3 बराबर धारियां थी। और हरे वाले भाग पर 8 कमल के फूल थे जो आधे खुले हुए थे, और पीले हिस्से पर देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। और उसी वर्ष कलकत्ता ध्वज के आधार पर मैडम भीकाजी कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा एक और ध्वज डिजाइन किया गया। यह कामा ध्वज के नाम से लोकप्रिय है। इसे बर्लिन में समाजवादी सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया था और यह काफ़ी हद तक कलकत्ता के ध्वज पर आधारित था। यह तिरंगे के रंग का था। शीर्ष पट्टी पर केवल एक कमल और 7 सितारे थे जो सप्त ऋषि को दर्शाते थे, और केसरा रंगों को शीर्ष में रखा गया था, जबकि हरे रंग ने निचली पट्टी पर कब्जा किया हुआ था। और इस झंडे पर वंदे मातरम भी लिखा था। यह पहली बार था कि भारत का झंडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहराया जा रहा था और इसे लोकप्रिय रूप से बर्लिन समिति ध्वज के नाम से जाना जाता था। तीसरा झंडा 1917 में आया सामने। इसे होम रूल आंदोलन दौरान एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा डिजाइन किया गया था। भारतीय इतिहास में यह एक निर्णायक पल था कि होम रूल आंदोलन ने राष्ट्रीय संघर्ष के लिए मंच तैयार किया था। और इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज तीलियां थीं और ये पट्टी बारी बारी से व्यवस्थित थी। इस ध्वज में सप्तऋषि का चित्रण बरकरार रखा गया था और जिस पर 7 सितारे लगाए गए थे। ऊपरी बाएं कोने पर पोल की ओर यूनियन जैक का प्रतीक था। दाहिने कोर पर उसके विपरीत एक सफेद अर्धचंद्र और तारा भी लगा था। यहाँ पर बता देता हूँ, यूनियन जैक का प्रतीक मतलब ब्रिटेन का जो झंडा था उसकी बात करी जा रही है। यहाँ पर बात की जाए सन 1921 की, जब महात्मा गांधी विजयवाड़ा के दौरे पर थे, तब पिंगली वेंकैया नाम का एक युवक उनके द्वारा डिजाइन किया गया एक झंडा ले गया, जिसमें भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाल और हरा रंग था। हालांकि महात्मा गांधी ने राष्ट्र के भीतर रहने वाले अन्य सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए झंडे में सफ़ेद रंग जोड़ने की सलाह दी और उन्होंने स्पिगनिंग व्हील या चरखे को जोड़ने का भी सुझाव दिया, जो राष्ट्रवादी संघर्ष के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उभर रहा था। और एक दशक बाद 1931 में हमारे इतिहास में एक मील का पत्थर बनकर ये डेट आई और यह महत्वपूर्ण था कि राष्ट्रीय ध्वज के लोकाचार को दर्शाता था। इसमें कोई धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी,
वेंकैया ने झंडे को दोबारा डिजाइन किया था और लाल को केसरिया से बदलकर सबसे ऊपर रखा, सफ़ेद बीच में और हरी धारियों को सबसे नीचे रखा। झंडे के केंद्र में गांधी जी के चरखे का प्रतीक रखा गया। केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक था, सफ़ेद रंग सत्य का, और निचला भाग जो ग्रीन था वो उर्वरता का प्रतीक था, फर्टिलिटी का प्रतीक था। इसे भारत का आधिकारिक ध्वज बनाने के लिए कांग्रेस कमेटी में एक प्रस्ताव पारित किया गया और यह आज़ाद हिंद फौज की युद्ध पताका भी थी। अंतिम और वर्तमान तिरंगा 1947 में आया, जबकि रंग और उसका महत्व वही रहा। बस ध्वज की सफ़ेद पट्टी पर प्रतीक के रूप में अब चरखे की जगह अशोक का धर्म चक्र आ गया और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। तो आप समझ सकते हैं कि जो देश का ये जो इतिहास है वो कितना मायने रखता है। और इन्हीं मायनों को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे देखते हैं कि अब जो नेशनल ध्वज संगीत और उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 पर भारत पूर्ण रूप से गणराज्य बन गया और भारत में तिरंगा शब्द का तात्पर्य अब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से हो गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केसरिया रंग है और सबसे नीचे हरा और बीच में सफ़ेद। इसकी झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात 2:3 है और सफ़ेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। अब यह चक्र सारनाथ में जो अशोक द्वारा बनाया गया स्तंभ है वहां से लिया गया है और यह चक्र कानून के पहिए को दर्शाता है। चक्र का उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में ही जीवन है और स्थिरता में मृत्यु। और 26 जनवरी 2002 को राष्ट्रीय ध्वज संहिता को संशोधित किया गया और कई वर्षों के बाद भारत के नागरिकों को अंततः अपने घरों, कार्यालयों, कारखानों पर किसी भी दिन, न कि केवल राष्ट्रीय दिवसों पर जैसा कि पहले होता था, अब भारतीय ध्वज फहराने की अनुमति दे दी गई। अब भारतीय गर्व से कहीं भी किसी भी समय राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर सकते हैं, बशर्ते तिरंगे के किसी भी अपमान से बचने के लिए नेशनल फ्लैग कोड को फॉलो बहुत सख्ती से करना होगा। अब 26 जनवरी 2002 के कानून के आधार पर झंडा फहराने में कुछ नियम और कानून हैं, जैसे ध्वज के प्रति सम्मान को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, खेल परिसरों में फहराया जा सकता है। स्कूलों में ध्वजारोहण में निष्ठा की शपथ को शामिल किया गया। सार्वजनिक, निजी संगठन और शैक्षिक संस्थानों का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिन और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। और नए कोड की जो धारा 2 है वो सभी नागरिकों को अपने घर में झंडा फहराने के अधिकार को भी एक्सेप्ट करती है। अब झंडे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ या फिर पर्दे या कपड़े के लिए नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि संभव हो तो इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाए, चाहे मौसम कोई भी हो। झंडे को जानबूझकर जमीन या फर्श को छूने या पानी में गिरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसे वाहनों, ट्रेनों, नावों या विमानों के हुड, सीट्स और किनारे या पीछे नहीं लपेटा जा सकता है। किसी भी अन्य झंडे या ध्वज को झंडे से ऊंचा नहीं लगाया जा सकता। अपना जो झंडा है वो सबसे ऊपर रहेगा, बाकी सभी ध्वज नीचे रहेगा। इसके अलावा फूल, माला या प्रतीक सहित कोई भी वस्तु झंडे पर या इसके ऊपर नहीं रखी जा सकती। तिरंगे का उपयोग उत्सव में या रेस्टोरेंट में या बंटिंग के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले साल दशकों में सशस्त्र बलों के सदस्यों सहित कई लोगों ने तिरंगे को उसकी पूरी शान से फहराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। तो हमें भी इस तिरंगे की शान को बरकरार रखना होगा। जय हिंद। और सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 15 अगस्त जल्द ही आ रहा है।